अंतिम साक्ष्य। इस उपन्यास की कथा वस्तु हम देख रहे हैं। पहले पीरियड में हमने देखा कि किस प्रकार से नन्ही मीनू को उसका पति चाची के घर वापस लाकर छोड़ता है। आगे कहानी देखो। नन्ही मीनू चाची के सामने दया की भीख मांगती है। घर का सारा काम करने के, चाची की सेवा करने की बात भी कहती है, लेकिन चाची नहीं मानी। उसने गुंडे जगन के साथ मीनू का ब्याह तय किया। चाचा भी मीनू को समझाने तथा संभालने का प्रयास करते हैं, मगर चाची के डर से चुप हो जाते हैं। जगन भीमकाय तथा यमदूत जैसा प्रतीत होता था। मीनू की मिन्नतों का कुछ भी असर नहीं हुआ और उसका हाथ जगन के हाथ में दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जगन के दानवी नोच खसोट को मीना सहन करती है, क्योंकि वह उसका पति था। लेकिन जगन के मन में मीना के विषय में अपनेपन भावना निर्माण नहीं हुई। मीनू जगन के काम में सहयोग देती थी। एक दिन जगन बड़े सवेरे मीनू को लेकर अपने मदन सिंह नाम के दोस्त के घर जाता है। मीनू ने जगन के मदन सिंह इस दोस्त का नाम पहली बार सुना था। वह आशंकित जरूर थी, फिर भी पति के साथ होने के कारण निश्चित भी थी। जगन ने पार्टी में जाने की बात कही थी, लेकिन मदन सिंह के घर पार्टी का कोई आयोजन नहीं था। मदन सिंह तथा जगन मीनू को टैक्सी में बिठाकर एक कोठे पर लाते हैं। मदन सिंह एक दलाल है जो जगन को पैसे देकर मीनू को एक कोठे वाले के हवाले करता है। काम का बहाना बताकर जगन तथा मदन सिंह वहाँ से भाग निकलते हैं। भोली मीनू को कुछ समझ नहीं आता और वह एक औरत को घर जाने की बात कहती है। वह औरत कोठे की मालकिन थी। मीनू की याचनाओं का उस पर असर नहीं होता। वह आदेश के स्वर में कहती है, यहाँ जो एक बार आता है वापस नहीं जाता। इस घर के दरवाजे के सिवा अब सभी दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। यह शब्द सुनकर मीना के हृदय की गति मानो रुक जाती है। वह निराश्रित भयाक्रांत दशा में रोई जा रही थी, लेकिन उसकी इस अवस्था से किसी को लेना देना नहीं था। मीनू की नज़रों के सामने चाची की कुटिलता, जगन की दानवी प्रवृत्ति की तस्वीरें नाचने लगी थी। मीनू को सचमुच बेचा गया था। उसका दोबारा सौदा हुआ था। मीनू अब वेश्या बन गई थी। कोठे की मालकिन ने व्यावसायिक स्वार्थ के कारण मीनू को धंधे को लगाने से पहले संगीत की तालीम देने की जिम्मेदारी एक संगीत मास्टर पर सौंप दी। संगीत मास्टर एक भला आदमी था। एक दिन मौका पाकर मास्टर जी मीनू को इस नरक से निकालकर शहर भाग जाते हैं। वहाँ जितना कुछ सिखाया जा सकता है उतना मीनू को सिखाकर संगीत की अनेक परीक्षाओं में बिठाकर एक उच्च स्तर की गायिका बनाते हैं। मास्टर जी मीना के लिए देवदूत थे। उनके सहयोग और प्रेरणा से मीना को कश्मीर रेडियो स्टेशन यानी आकाशवाणी पर नौकरी मिलती है। मास्टर जी ही मीनू को कैलाश के घर का कमरा सस्ते किराए पर दिलवाते हैं। कैलाश और रमेश सुखी दाम्पत्य है जो एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे पर जान भी छिड़कते थे। उनके परिवार में निरंतर हंसी मजाक का माहौल रहता था। कैलाश तो मीना को अपनी सहेली ही नहीं बल्कि बहन भी मानती थी। रमेश और कैलाश मीना को अपने परिवार का ही एक सदस्य मानकर उससे आत्मीयता से पेश आते थे। वे दोनों पति पत्नी घूमने जाते समय, होटल में खाने जाते समय मीना को हमेशा अपने साथ ले जाते। लेकिन ऐसे समय मीना बोझिल दशा का अनुभव करती है। मीना को
अपना दुख अतीत याद आता रहता है। इसलिए वह रेडियो स्टेशन की नौकरी तथा कमरे का बंदी जीवन आदि के घेरे में ही स्वयं को व्यस्त रखने का प्रयास करती है। रमेश भी मीना के साथ छोटी बहन जैसा व्यवहार करके अपने यातनामय अतीत से बाहर आने के लिए उसे उपदेश देता रहता है। मीना को डर लगता है कि कहीं उसका पुराना पति जगन या अतीत से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस शहर में दोबारा उसके जीवन को कुदेरने उपस्थित न रहे। कैलाश तथा रमेश ने प्रेम विवाह किया था। वे दोनों अलग अलग जाति के थे। उनके परिवार का विरोध सहकर उन्होंने शादी की थी। बाद में उन दोनों के परिवार ने उनके विवाह को स्वीकारा था। उन्होंने भी अपना प्रेम विवाह तथा दाम्पत्य जीवन सफल रूप में निभाया था। कैलाश तथा रमेश के जोड़े को देखकर मीना को जीने की प्रेरणा मिलती है। उसके जीवन में मास्टर जी के बाद कैलाश और रमेश ने ही आत्मीयता से रंग भरने का कार्य किया था। वे दोनों पति पत्नी मीना को हर जगह अपने साथ लेकर जाते। उनके कारण ही मीना को एक नई जिंदगी प्राप्त हुई है, ऐसी मीना की धारणा थी। कैलाश और रमेश दोनों भी मीना का अतीत जानते हैं, इसलिए अपने जीवन के वर्तमान क्षणों को यादों तथा चिंताओं के घेरे से बाहर निकालकर नए रूप से जीने की सलाह देते हैं। रमेश मीना को समझाते हुए कहता है कि तकलीफ भरी यादें किसी के लिए भी कष्टकारी होती है। रोना धोना, अपमान, तिरस्कार, यह तो घर घर चलता है। यह तो जिंदगी की सच्चाइयाँ हैं। इससे आदमी भागकर किस गुफा में जाएंगे। रमेश रमेश खाने के शौकीन थे। इतवार के दिन कोई ना कोई प्रोग्राम बनाकर अपने परिवार के साथ हंसी मजाक से खुशियाँ बांटते रहते हैं। मीना भी इस परिवार से जुड़कर अपनी ज़िंदगी का अर्थ ढूंढने के प्रयास करती है। उसे लगता है कि उसके जीवन के दुखमय क्षण बीत चुके हैं। उसमें आशा का संचार होता है। नए रिश्ते, संबंध उसके सामने नया रूप लेकर उसे घेरने लगे थे। उसे सब कुछ एक सुंदर सपनों की तरह लगने लगा। लेकिन सहज, सुंदर और मधुर जीवन के क्षण मीना के जीवन में लिखना देखना शायद भगवान भूल गया था। कैलाश और रमेश के परिवार के साथ मीना घुल मिल गई थी। दोनों पति पत्नी मीना को अपने परिवार तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से भी उन्होंने अपने और मीना के संबंधों की जानकारी दी थी। ठाकुर प्रताप सिंह यानी बाबूजी और उनकी पत्नी से भी मीना की मुलाकात कैलाश और रमेश के कारण ही होती है। प्रताप सिंह की पत्नी, जिसे सभी बीजी कहते हैं, वह कैलाश की कोई रिश्तेदार नहीं थी और उसके बिरादरी की भी नहीं थी। फिर भी दोनों में बहन जैसा रिश्ता था। ठाकुर प्रताप सिंह ने बाबूजी के परिवार में उनके साथ उनकी पत्नी बीजी, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा विवेक, जिसे अभी विकी कहते थे, ये 4 सदस्य रहते थे। ठाकुर प्रताप सिंह दफ्तर में काम करते थे। घर की स्थिति अच्छी थी और गांव के लोग भी उन्हें मानते थे। बाबूजी के दफ्तर के इंजीनियर साहब ने सड़क मजदूर दया को प्रताप सिंह यानी बाबूजी के घर छोटे मोटे काम करने के लिए रखा था। दया उनके घर के अनेक काम करता था, फिर भी बीजी उन्हीं कामों को दोबारा अपने ढंग से करती थी। बीजी सुबह से शाम तक घर कार्यों में व्यस्त रहती। बाबूजी सुरेश बीजी को हमेशा टोकते, क्योंकि नौकर दया द्वारा पूरे किए कामों को दोबारा करने की आवश्यकता न होने पर भी बीजी दिन भर उन्हीं कामों में व्यस्त रहती थी, जिसके कारण आराम करने के लिए उसे फुर्सत भी नहीं मिलती और आराम करना उनके स्वभाव के खिलाफ भी था। बीजी निरंतर अत्यंत बारीकी से घर के सभी गतिविधियों पर ध्यान देती। उसकी नज़रों से कोई भी बात नहीं छूटती थी। सुरेश निरंतर आवारापन का व्यवहार करता है। पड़ोस की सरोज नाम की लड़की को चुपके से अपने घर बुलाता है, लेकिन बीजी से ये बात छुप नहीं पाती। बीजी सरोज को ही दोष देती है।
सरोज पर छत पर चढ़ाई का बहाना करके आती है और बार बार सुरेश की तरफ झांक कर देखती है। ये सब बीजी को पता है और इसलिए वह सरोज के पिता को लड़की के इश्कबाजी के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि वह बिना माँ की लड़की है और भाभियाँ उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन विक्की उसे मना करते हुए कहता है कि दुनिया में हजारों झंझट है, किस किस का भला बुरा सोचोगी, अपने ही सिर दर्द क्या कम है। इसकी आगे की कहानी जो है हम दूसरे पीरियड में देखेंगे। क्रमशः यहीं पर रुक जाते हैं।